हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा यहाँ पर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया है। ये रिपोर्ट के अंदर असेसमेंट किया जाता है इंडिया के अंदर टोटल जितने भी फॉरेस्ट और ट्री कवर्स हैं उसका, और इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर किस तरीके से बढ़ रहे हैं या उसमें एक तरीके का डिक्लाइन ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी मॉनिटरिंग के बाद, पूरे मेजरमेंट के बाद, पूरे सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है हर 2 साल पर, और इसी रिपोर्ट को हम और आप लोग जानते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के नाम से। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के कॉन्टेक्स्ट में पहला सर्वे प्रिपेयर किया गया था इंडिया में 1987 के अराउंड, और जो ये 2021 का रिपोर्ट है ये आपका 17 सर्वे है जिसमें इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर को असेस किया गया है। इंडिया विश्व के कई सारे देशों में से कुछ ही देशों में से एक देश है जो इस तरह के सर्वे हर 2 साल पर करता है, और एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिव और रॉबस्ट मेजरमेंट के तहत इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर को एनालाइज किया जाता है। इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को अपने पॉलिसीज को बेटर प्लान करने में, बेटर फॉर्मुलेट करने में मदद करती है, और साथ ही साथ सरकार को एक काफी हेल्प मिल जाती है इस तरह के रिपोर्ट से कि वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स में किस तरीके की प्लानिंग, किस तरीके की पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे आए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्या है स्टेटस इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का, जो रिसेंटली में ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पब्लिश किया गया है। इसमें आपके फॉरेस्ट कवर से लेकर के ट्री कवर, मैंग्रोव कवर और इंडिया में जो टोटल कार्बन स्टॉक का स्टेटस है उस सभी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट आपका किस लिस्ट के अंदर आता है। हम सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर का शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो मेनली आपका 4 तरह के लिस्ट में बांट के किया गया है। एक तरह का लिस्ट होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं जिस पर लॉ बनाने का काम, पॉलिसी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। यूनियन लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट आता है अपना स्टेट लिस्ट, और इस लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ वगैरह यहाँ पे बना सकती है। फिर स्टेट लिस्ट के बाद तीसरा जो लिस्ट आता है अपना वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, और इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं जिस सब्जेक्ट पर स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉ फॉर्मुलेट कर सकती हैं, दोनों ही पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकती हैं। लेकिन अगर सेंटर ने अगर लॉ बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, सेंटर का लॉ वैलिड माना जाएगा अगर दोनों सेम सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रहे हैं तो। लेकिन अगर सेंटर ने कानून नहीं बनाया और स्टेट अगर इसमें मेंशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रही है तो वो कानून वैलिड माना जाएगा। और चौथा लिस्ट होता है आपका रेसिडोरी लिस्ट, और इसमें भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही राइट है कानून बनाने का। तो फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट को इस लिस्ट में से कहाँ प्लेस किया जाता है? फॉरेस्ट को इसमें से प्लेस किया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। यानी कि फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पे कानून बना सकती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट एक्ट देखें फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेस्ट की मेजरमेंट करने के लिए और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एक्ट को हम लोग जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के नाम से। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा सेंटर यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया का रिकॉर्ड अपने पास रखती है, उसको मैनेज करने का काम करती है और फॉरेस्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स को प्रिस्क्राइब करती है। उसी तरीके से फॉरेस्ट अब कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इस फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पर काफी सारे रेलेवेंट स्टेट एक्ट्स भी आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और दोनों के द्वारा ही यहाँ पर इन एक्ट्स के माध्यम से डिफाइन किया जाता है देश भर में जितना भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उस फॉरेस्ट एरिया को। तो इस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इस पर दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो मिलकर के काम करती है आपका। अब जो ये फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया की अगर हम लोग एक तरीके से डेफिनेशन देखेंगे अगर हम लोग, तो फॉरेस्ट एरिया की एक डेफिनेशन होती है कि कोई भी लैंड, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसी भी लैंड की, जिसका एरिया जो है वो एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा, और उस 1 हेक्टेयर वाले एरिया में कम से कम 10% एरिया से 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी होना चाहिए। मतलब ट्री की जो डेंसिटी है, ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है 1 हेक्टेयर के एरिया में, एक या उससे ज्यादा में, कम से कम ट्री कैनोपी की डेंसिटी अगर 10% से ज्यादा है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड, वो प्राइवेट लैंड है या फिर वो
किसी दूसरे के ऑनरशिप के अंदर है गवर्नमेंट के सिवा, उस एरिया को भी यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को डिफरेंट टाइप में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो फॉरेस्ट होता है उसको कहा जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट के रूप में, जहां पे ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी होगी वो आपका पर 1 हेक्टेयर एरिया के हिसाब से 70% से ज्यादा अगर डेंसिटी है तो उस फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर ट्री कैनोपी की डेंसिटी यहाँ पे 40% से 70% के बीच में है तो उस फॉरेस्ट को हम लोग मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के रूप में कंसिडर करेंगे। और अगर ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% से लेकर के 40% के बीच में है तो उस फॉरेस्ट को ओपन फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो फॉरेस्ट का एनालिसिस करने समय पर इन्हीं तीनों तरह के एरिया को कंसिडर किया जाता है, और इन्हीं तीनों तरह के एरिया को कंसिडर करके जब टोटल एरिया हमें मिलता है तो उसी एरिया को कहते हैं हम लोग कि भाई इतने एरिया में हमारा फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट है। वैसे कैटेगरी तो यहाँ पर चौथी एक और होती है, स्क्रब कैटेगरी, जिसमें जो डेंसिटी होगी आपकी ट्री कैनोपी की, ये ट्री कैनोपी की डेंसिटी आपकी लेस देन 10% होगी। सो ट्री कैनोपी की डेंसिटी अगर लेस देन यहाँ पे 10% है तो उसको हम लोग स्क्रब कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट कवर को कैलकुलेट करते समय पे स्क्रब को कंसिडर नहीं किया जाता है। फॉरेस्ट कवर को कैलकुलेट करते समय पर केवल इन तीन तरह के फॉरेस्ट को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि इंडिया में क्या स्टेटस है, तो इंडिया में स्टेटस ये है कि इंडिया में टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एट प्रेजेंट जो है वो 24.62% के आसपास है। और यहाँ पे अगर ट्री कवर हटा भी दें आप तो यहाँ पे 21.7% के आसपास अकेला फॉरेस्ट कवर भी है इंडिया में। अब ये जो 24.62% फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में देखने को मिल रहा है हमें टोटल, इसमें ट्रेंड क्या है? तो पिछली 2019 के रिपोर्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इंडिया में 2261 स्क्वायर किलोमीटर में जो फॉरेस्ट है उसका प्रेजेंस बढ़ा है, और इस वजह से ये परसेंटेज में भी कुछ माइन्यूट डिफरेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब इंडिया का टारगेट कितना है? तो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का अगर आप टारगेट देखोगे तो ये टारगेट है आपका कुछ 33% के आसपास। तो अभी हम टारगेट से काफी दूर हैं, और इस टारगेट पे हमें पहुंचना है। इंडिया में टोटल एरिया का 33% एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से ढका होना चाहिए, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में ये 24.62% के आसपास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोग तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जिन स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जहां पे प्रेजेंट है वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, देन छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद नंबर आता है यहाँ पे महाराष्ट्र का। अब ये तो हो गई टोटल एरिया वाइज बात, लेकिन अगर आप टोटल परसेंटेज वाइज स्टेटस देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का जो परसेंटेज जिस स्टेट में है वो आपका मिजोरम में है। 84.53% एरिया मिजोरम का फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय आता है, मेघालय के बाद फिर यहाँ पे मणिपुर है, और मणिपुर के बाद फिर हमें नागालैंड देखने को नजर आता है यहाँ पर। अब ऐसे स्टेट और ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पे 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, उस टोटल एरिया का इन सभी क्षेत्रों में जो 75% एरिया है या उससे ज्यादा वो फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई होता है, तो वो एरिया देश के हैं लक्षद्वीप, मिजोरम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। अब इसके बाद कुछ स्टेट में हमें नेगेटिव ट्रेंड भी यहाँ पे देखने को मिला है, जहां पे फॉरेस्ट कवर जो है उसमें कमी आते हुए देखने को मिली है। तो ये ज्यादातर ट्रेंड हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिला है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे 2019 में जितना फॉरेस्ट था, मेघालय, सिक्किम, इन सभी राज्यों में, वहां पर इन सभी राज्यों को टोटल मिला करके 2019 के कंपैरिजन में 1024 स्क्वायर किलोमीटर का जो लॉस है फॉरेस्ट में वो हमें देखने को मिला है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं 8 स्टेट्स, वो इंडिया का जितना टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसमें 23.75% कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर में। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड है, और इस नेगेटिव ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर का लॉस देखने को मिला है वो हमें मणिपुर के देखने को अंदर मिला है। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अपना फॉरेस्ट का परसेंटेज है उसमें 2019 के कंपैरिजन में कमी आई है। मणिपुर में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, फिर उसके बाद नागालैंड में, और फिर उसके बाद मिजोरम में। तो जो इस तरीके से फॉरेस्ट में या उसकी परसेंटेज में इन राज्यों में कमी देखने को हमें मिल रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है वो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जिस तरीके से फॉरेस्ट को बर्न करके खेती एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती है, वो यहाँ पे मेन रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर के लॉस का। तो उसको यहाँ पे टैकल करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। और लेकिन फिर भी लॉस के बावजूद भी जो ये 8 स्टेट्स हैं, ये फॉरेस्ट के मामले में सबसे रिच स्टेट्स माने जाते हैं आपके इंडिया के, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 23.75% ऑफ कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट कवर में। फिर इसके बाद अगला ट्रेंड अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो मैंग्रोव कवर के कॉन्टेक्स्ट में क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। देखो, मैंग्रोव का जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस है इंडिया में किसी राज्य में, तो वो आपका वेस्ट बंगाल रीजन में है। वेस्ट बंगाल के बाद फिर आपका गुजरात रीजन आता है, गुजरात के बाद फिर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसे रीजन आ जाते हैं, जहां पे मैंग्रोव्स की प्रेजेंस अच्छी खासी है। वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा मैंग्रोव कंट्री का हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन डेल्टा के होने के कारण, सुंदरबन रीजन के होने के कारण वहां पे के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो वेस्ट बंगाल को इस मामले में काफी रिच बनाते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेंड देखें हम लोग, तो ये ट्रेंड 2019 के कंपैरिजन में जो कंट्री के अंदर टोटल मैंग्रोव एरिया है उसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस 17 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा मैंग्रोव जिस एरिया में, जिस राज्य में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, वो है अपना उड़ीसा राज्य, जहां पे 8 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव बढ़ाया गया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटका। तो इन्होंने मैंग्रोव इंक्रीज के टर्म्स में यहाँ पे टॉप किया है। लेकिन अगर टोटल एरिया वाइज देखोगे तो ये आपके टॉप स्टेट्स हैं मैंग्रोव के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम लोग कार्बन स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन देखें, कार्बन स्टॉक का मतलब फॉरेस्ट हमें पता है CO2 के अच्छे ऑब्जॉर्वर माने जाते हैं, यहाँ पर उनके द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है सारा का सारा कार्बन जो एटमॉस्फेयर में होता है यहाँ पे। तो वहां पर उस कार्बन स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में भी फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टॉक है अपना, वहां पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये कार्बन स्टॉक हमारा इंप्रूव हुआ है 79.4 मिलियन टन से 2019 के कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2019 से 2021 के बीच में जितना भी हमारा फॉरेस्ट बढ़ा है, उनकी कैपेसिटी एटमॉस्फेयर से 79.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की है। तो इस तरीके से इतना कार्बन स्टॉक हमने बढ़ाया है पिछले 2 सालों के दौरान। और उसके बाद फिर हम लोग इस रिपोर्ट पे फाइनली चलते हैं। तो टाइगर रिजर्व और लाइन कंजर्वेशन एरिया का स्टेटस देखोगे अगर, तो ओवरऑल टाइगर रिजर्व्स में हमें ये जो ट्रेंड है वो एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया के जो 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, उन 52 टाइगर रिजर्व्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट का लॉस देखा गया है, फॉरेस्ट कवर का लॉस हमें देखा गया है। तो यहाँ पे इसको टैकल करने की जरूरत है। लेकिन जो 20 टाइगर रिजर्व्स हैं 52 में से, वहां पे एक हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और हाईएस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड जो हमें देखने को मिला है वो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, अनामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो आपका भद्र टाइगर रिजर्व कर्नाटका में और सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेटस था आपके इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का। अब इंडिया में फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा काफी सारे मिशन चलाए जाते हैं। तो उन्हीं में से अगर मैं कुछ मिशन का नाम यहाँ पे लिखूं जिसके माध्यम से हम इंडिया में अफॉरेस्टेशन और जो ट्रीज कवर है उसको बढ़ावा देने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट स्कीम है भारत सरकार का नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। फिर उसकी ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मिशन है अपना नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी सारे फंड मेंटेन करती है। तो उस फंड में यहाँ पे बात करें तो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी काम करती है यहाँ पर, जो जहां पे भी इंडस्ट्रीज की वजह से, इन सब की वजह से यहाँ पर लॉस हो रहा है, वहां पर उनसे फंड लेकर के जो अफॉरेस्टेशन का जो लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए फंड मैनेज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट फायर एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है देश के अंदर, जिसके माध्यम से फायर को टैकल करके यहाँ पे ट्रीज और फॉरेस्ट का लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उस कॉन्टेक्स्ट में ये स्कीम चलाई जाती है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देश में काफी सारे स्कीम्स चल रहे हैं जिसके माध्यम से फॉरेस्ट
कवर को बढ़ाने की कंटिन्यूसली कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से हर 2 साल पर जो ये रिपोर्ट आता है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें हम लोगों ने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि ओवरऑल इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर का जो परसेंटेज है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट अभी भी हमें रास्ता काफी दूर तक ट्रेवल करना है और इसे 33% तक लेके जाना है, जो कि हमारा नेशनल टारगेट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको ये एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया तो आप प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनके लिए ये कंटेंट यूजफुल हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।